नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना हो जाता है शिक्षा शास्त्र एजुकेशन, ठीक है, जिसमें हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर 8 तक। हमने यूनिट नंबर 7 कवर कर लिया, ठीक है। प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या आप हमारी साइट पर जा सकते हैं paperhacker.in। वहां पर आपको PDF भी मिल जाएगी, ऐप भी मिल जाएंगे, ठीक है, और साथ में आपको क्या मिल जाएगी, आपको प्ले लिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं अपने क्वेश्चनों के लिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक को किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? आपको के छात्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको के शिक्षण प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं वो भी होनी चाहिए, और पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी पढ़ाना है इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अगले बात करते हैं, एक प्रतिभाशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी कार्य कीजिए जो एक प्रतिभाशाली शिक्षक करता है। ये किसने कहा कि भाई सभी काम करने हैं जो एक प्रतिभाशाली शिक्षक करता है। तो प्रतिभाशाली शिक्षक और कौन कौन से काम कर सकता है? आप कहोगे तुमको पीटेगा भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीटरसन भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीटरसन भी हो जाएगा। सभी काम करने हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक प्रतिभाशाली शिक्षक बनने के लिए वे सभी काम कीजिए, मार पीट सब कुछ कीजिए जो एक प्रतिभाशाली शिक्षक करता है। तो आराम से याद हो गया, पीटरसन। अगले बात करते हैं, प्रवीण शिक्षक, जो प्रवीण शिक्षक हैं वो प्रतिमान, बात करते हैं प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, किसके लिए दिया गया, किसने दिया था? ये प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया था, मतलब अच्छे शिक्षक की बात कर रहा है वो, है ना। ये किसने दिया था ये बताना है। तो अच्छा शिक्षक होगा, इसका मतलब बहुत ही कैसा होगा, आप कहोगे स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मतलब स्ट्रॉन्ग, है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्ट्रांग होगा, पढ़ाई लिखाई में बहुत स्ट्रांग होगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग, इस प्रकार से याद कर लेंगे। तो आप कहोगे स्ट्रांग आराम से याद हो जाएगा। तो प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया किसके द्वारा? आप कहोगे ई स्टोन के द्वारा। अगले बात करते हैं, कल का विश्व कौन कहलाता? भाई कल का विश्व कौन है? तो कल का विश्व कौन चलाएगा? भाई कल का विश्व चलाएंगे शिक्षक। कौन चलाएंगे? शिक्षक, है ना। कौन चलाएंगे? आप कहोगे शिक्षक चलाएंगे कल का विश्व। अगले बात करते हैं, शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? जो शिक्षण है उसका व्यापक अर्थ होता क्या है ये बताना है आपके लिए। तो आपको व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण का व्यापक अर्थ है। अगर शिक्षण का व्यापक अर्थ व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना ना हो तो शिक्षा लेनी ही बेकार है। तो आपको शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन करना, ठीक है। अगले बात करते हैं, फिर यहां रखा है, शिक्षण की शाब्दिक और अशाब्दिक का विश्लेषण किसने किया है? तो मैं इसको आपको याद कराऊंगा। शाब्दिक माने शब्द होंगे, अशाब्दिक भी माने सभी शब्द देखा है। तो शब्द पास पास लिखो, दूर दूर मत लिखो। तो आपको के पास पास लिखो, दूर दूर मत लिखो शब्दों के लिए। तो ये परिभाषा किसने दी? तो आपको बी के पासी ने। किसने? बी के पासी ने। तो शिक्षण के शाब्दिक या अशाब्दिक, आप जो भी कहे, का विश्लेषण किसने किया? तो आपको के पास पास मत लिखो शब्दों के लिए, है ना, दूर दूर मत लिखो, पास पास लिखो। तो आपको यह क्या हो जाएगा? बी के पास ही, आराम से याद हो गया। अगले बात करते हैं, किसने कहा शिक्षण एक अति विशिष्ट कार्य है? जो शिक्षण है वो अति विशिष्ट कार्य है, कोई ऐसा वैसा कार्य नहीं है। अति विशिष्ट मतलब आप जब अच्छा पढ़ाओगे तभी तो लोग पास होंगे, ये विशिष्ट कार्य है, तो मतलब लोग तभी तो जीतेंगे। तो आपको क्या हो जाएगा? कौन सा? जागीरा और अजीत। जागीरा और जहांगीरा और अजीत ने ये बात कही थी, याद भी हो गया हमें। अगले बात करते हैं, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा है? शिक्षण का मनोविज्ञान संबंध आपको वो है, समवाय का सिद्धांत भी हो जाएगा, नियोजन का सिद्धांत भी हो जाएगा, चयन का सिद्धांत भी हो जाएगा। देखो बात करते हैं शिक्षण का मनोविज्ञान। देखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है भाई? देखो बात करते हैं, नियोजन का सिद्धांत करना चाहिए, चयन का सिद्धांत भी होना चाहिए, और बात करते हैं समयाब का सिद्धांत भी होना चाहिए। तो आंसर क्या रहेंगे? यहां हो जाएंगे सभी। इजी क्वेश्चन था ये, तो आराम से लगा भी सकते हो आप। अगली बात करते हैं, शिक्षण की विशेषता है। शिक्षण की विशेषता क्या होती है? शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया है। बिल्कुल है, शिक्षण एक व्यवसायिक प्रक्रिया है भाई, लोग व्यवसाय करते हैं इसका। बात करते हैं, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। शिक्षण छात्र को वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल करता है। तो आंसर करेंगे उपयुक्त सभी, यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले बात करते हैं, अनुबंध की प्रक्रिया में किसके मध्य संबंध स्थापित होता है? जो अनुबंध की प्रक्रिया होती है वो किसके मध्य करती है? तो आपको के उद्दीपन और अनुक्रिया। देखो उद्दीपन क्या होता है? जैसे मैं हूं,
आप ऐसा मत करो, सीधे पढ़ो, है ना। उद्दीपन, उद्दीपन और क्या हो जाएगा, अनुक्रिया। उद्दीपन मतलब उद्दीपन जो होता है, अनुक्रिया मतलब जो क्रिया देता है। तो वो दे रखा है कि अनुबंध की प्रक्रिया से, सॉरी मैं तो यहाँ पर हिंदी में पहुंच गया ना, उद्दीपन, सॉरी सॉरी, यहाँ लगा है, ठीक है, ये अलग है। तो अनुबंध की प्रक्रिया में किसके मध्य अनुबंध स्थापित होता है, तो आप कहोगे ये उद्दीपन और अनुक्रिया, क्योंकि ये उद्दीपन जो है और जो अनुक्रिया, मैं आपको जो हिंदी का चैप्टर पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे तब भी आपको देखने को मिलता है ना, तो इसलिए वहां से निकाल रहा था ये। चलो कोई बात नहीं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और बात दोनों, ठीक है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का उद्देश्य होता क्या है, छात्रों की सहायता करना जिससे वह उत्तम कार्यता और बात करते हैं चिंतक बन सकें। बिल्कुल सही बात है भाई, उत्तम कार्यकर्ता बन सके और चिंतक बन सके। बात करते हैं छात्रों की आवश्यकता, बात करते हैं सहायता करना जिससे वे वास्तविकता को समझ सकें। बिल्कुल सही है। छात्रों की ऐसी सुविधा प्रदान करना जिससे अपने अहं के परिपाक जो है, अहं के परिपाक से सत्य के संबंध में निर्णय ले सकें। बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का लक्ष्य होता है। जो सामाजिक अध्ययन होता है वो शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है समाज के अनुसार, तो आपको कि मानवता का विकास करना होता है। बिल्कुल सी बात है। राष्ट्रीय एकता को विकसित करना होता है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना को विकसित करना होता है। तो आंसर क्या रहेंगे, उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, शिक्षक एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा, तो एक बात बताओ, दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले घूमने कौन गए थे, तो आपको एमंडसेन। तो आपको यहां से एडम्स लगा देना इस प्रकार से, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, तो ध्रुव पे कौन गए थे, आपको एमंडसेन गए थे दक्षिण ध्रुव पर सबसे पहले। तो इस प्रकार से वहां से हमने ट्रिक बना ली, जीके से ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के, और प्रेरी कहाँ गए थे, उत्तर ध्रुव पे गए थे, तो हमें दक्षिण ध्रुव से याद करना, ये ध्यान रखना। तो बात करते हैं अमूल के अनुसार, सॉरी ब्लूम के अनुसार, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पद कितने होते हैं। देखो जब कभी आपको शिक्षण दे और कुछ भी पूछे तो 3 लगाओ, कितने लगाओ, 3 लगाओ, बस ये ट्रिक बन गई। तो ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पद कितने हैं, 3 हैं। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर कैसा होता है, तो शिक्षक की प्रक्रिया में जो शिक्षक होता है, जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। ऐसा होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है। अगर स्वतंत्र नहीं हुआ तो काम नहीं कर पाएगा। अगले बात करते हैं, अधिगम आवश्यक रूप से शिक्षण की उपज नहीं है। अधिगम आवश्यक रूप से शिक्षण की उपज नहीं है। शिक्षण एक चीज है और अधिगम बिल्कुल अलग दूसरी है। यह कथन किसने कहा था, यहां पर तुलना कर दी, तो तुलना कौन करेंगे, आपको स्मिथ करेंगे, तुलना कौन करेंगे, स्मिथ, ठीक है। तुलना कौन करेंगे, स्मिथ करेंगे, ठीक है। अगले बात करते हैं, शिक्षण क्या कह रहा है, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को एक दूसरे के विलीन करके एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उसके द्वारा अच्छे से अच्छा परिणाम की प्राप्ति संभव हो सके। ये बात किसने कही, अच्छे से अच्छा परिणाम मिलना चाहिए, इसका मतलब उसके अंदर जैसे गेज डालो, मैं कह रहा हूं गेज डालो तो बिल्कुल प्योर आना चाहिए। तो आपको गेज यहां पर याद कर लो इस प्रकार से, है ना, कि अच्छे से अच्छा, मतलब गेज से नापने की बात कर रही है ना, गेज से नापने की बात यहां पर कर दी गई। तो आपको यहां पर क्या हो जाएगा, गेज, इस प्रकार से याद भी हो गया हमें। अगले बात करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया का की एक विधि है, शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया की विधि है जो सीखने में उत्सुकता को जागृत करती है। यह कथन किसका है, उत्सुकता लेकर आ रही है ना, क्या लेकर रही, जागृति, उत्सुकता अंदर से निकाल रही है। तो आपको ये किसकी बात होगी, ये आपको अंदर से उत्सुकता निकाले, इसका मतलब यहां पर स्मिथ की बात होगी। किसकी, स्मरण, स्मरण, ऐसे याद करो, स्मिथ को कर लो, स्मरण, स्मरण करना, है ना, उत्सुक होना स्मरण करने के लिए। तो आपको BO स्मिथ ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। अगली बात करते हैं, शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं। अब ध्यान रखना, मैंने कहा था जब कभी शिक्षा की बात करें, शिक्षक की बात करें तो हर वर्ग में 3 निकालना है। शिक्षक में 3 बिंदु होते हैं, कौन कौन से, एक शिक्षक होता है, बिल्कुल पता है, एक बालक होता है, और एक क्या होगी, पाठ्यक्रम, जो उसकी पुस्तकें होंगी। तो 3 चीजें होंगी, एक तो उसकी पाठ्यपुस्तक, पाठ्य वस्तु होगी, एक उसका एक बालक होंगे और एक शिक्षक होंगे। 3 ही चीजें होती हैं, कुछ होती नहीं है इसमें ना। तो शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं, कि शिक्षक होता है, एक बालक होता है, एक पाठ्य पुस्तक होती है, तुम्हारी यह पाठ्य वस्तु होती है, ठीक है। तो शिक्षण इन तीनों में स्थापित क्रिया क्रिया जाने वाला संबंध है, ये बताना है कौन सा हो जाएगा। बताओ ये किसने दिया था, सीधी बात ये पूछ रखी है हमसे।
तो किसने दिया था? देखो ये बात उन्होंने कही थी, ये चीज राय दे दी उन्होंने। क्या दे दी? राय। एक प्रकार देखा जाए तो तीन चीजों को राय मिल रही है यहाँ पर। एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, एक बालक होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए स्कूल में, ये बात राय दी गई। तो राय वर्ण इस प्रकार से याद रहेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। छात्रों की जो उपलब्धियां हैं उनके मूल्यांकन का क्या संबंध होता है? तो आप कहोगे शिक्षा की पूर्व अवस्था होती है, कोई संबंध थोड़ी यहाँ पर। शिक्षा के अंतःक्रिया अवस्था होती है, बिल्कुल नहीं। तो शिक्षण पश्चात क्रिया अवस्था से, किससे? शिक्षण के पश्चात क्रिया की अवस्था से जो होगा। तो छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन का संबंध क्या? देखो इस छात्रों ने उपलब्धि कुछ हासिल की, उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? तो आपको शिक्षण के पश्चात, शिक्षण के पश्चात जो क्रिया अवस्था देखने को मिलेगी उसकी, तो वही तो हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। बिल्कुल आराम से देखो, क्वेश्चन में छुपा हुआ, आंसर में छुपा हुआ है सब कुछ। अगले बात करते हैं, शिक्षण संबंधी समस्त क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया? मैंने कहा 3। जब शिक्षक की बात करेगा तो 3। अगले बात करते हैं, एक अच्छे अध्यापक के गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए? आप कहोगे जो है विषय वस्तु पर अधिकार होना चाहिए, मतलब जो पढ़ा रहा है, जो तुम्हें पढ़ा रहा है वो अच्छी प्रकार से पढ़ाना चाहिए। और बात करते हैं कैसा? स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला होना चाहिए, है ना, स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर ना पढ़ाए। तो आंसर क्या हो जाएगा? विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला होना चाहिए, स्वतंत्रता से समझा सके। अगले बात करते हैं, आत्म व्यवहार की परिभाषा करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। आत्म व्यवहार की परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व किसके पास होता है? तो किसके पास होगा भाई? आत्म व्यवहार को परिभाषित, तुम्हारे व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खराब होना चाहिए, ये कौन बताएगा आपको? शिक्षक बताएगा। शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति में बिल्कुल होती है। अब जो हम उद्देश्य कर रहे हैं, मान ली कोई जॉब लेना है, तो उसकी प्राप्ति में क्या करेगा? शिक्षक की भूमिका होगी। प्रशासनिक कार्य में बिल्कुल होगी, सामाजिक कार्य में बिल्कुल होगी। तो आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, अगली बात करते हैं, शिक्षक का कार्य है। शिक्षक का कार्य कैसा होता है? तो आप कहोगे छात्र सूचनाओं को संप्रेषण करना, विषय संबंधी संप्रेषण करना, विशिष्ट पाठ्य वस्तुएं हेतु बात करते हैं अनुदेशन करना। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो इजी है सारे के सारे, है ना। इसको देखेंगे, रियांश ने शिक्षक के व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है? देखो जब शिक्षक की बात करेगा, चाहे रियांश दे फ्यांश दे, कितने? 3 भागों में। ठीक है, 3 कारकों पर बल दिया है। अगले बात करते हैं, शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? शिक्षक दार्शनिक होना चाहिए, दिशा निर्देश दिखाए। बात करते हैं मित्र वाला होना चाहिए, निर्देशक होना चाहिए। तो आंसर ऐसा ऐसा करो, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? मार्ग दिखाने वाला, दार्शनिक होना चाहिए, मित्रता दिखाना चाहिए, और बात करते हैं निर्देश देने वाला चाहिए। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित किया है। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो निर्देशित किसने किया है कि शिक्षक को ऐसा ही करना चाहिए? तो ये कहा है स्मिथ ने। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है कि तुम्हें इस प्रकार से करना चाहिए। अगले बात करते हैं, शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है। जो शिक्षण की जो क्रियाएं हैं उनको किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है? तो आपको प्रस्तुतिकरण के द्वारा भी, प्रदर्शन के द्वारा भी, कार्य करके भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आंसर बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले बात करते हैं, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डैश में विकसित होता है। जो बालक के डैश में विकसित होता है, अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के डैश में विकसित होता है। भाई व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में विकसित होता है, बालक के व्यवहार में विकसित होता है। जब व्यवहार में परिवर्तन होगा तभी तो परिवर्तन कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा व्यवहार। अगले बात करते हैं, शिक्षण की आवश्यकताएं और चरण होती हैं, चरण होते हैं, है ना। तो यहां पर क्या जाएंगे? 3 होते हैं। कितने? 3 होते हैं। अगले बात करते हैं, शिक्षक के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? शिक्षक के जो उद्देश्यों का हम निर्धारण कर सकते हैं, है ना, शिक्षक के कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए, इनका हम निर्धारण कैसे कर सकते हैं? बताओ। शिक्षण के पश्चात कर सकते हैं क्या? उद्देश्यों का वो हम पहले करना पड़ेगा। शिक्षक की बात हो रही है, शिक्षण के पश्चात थोड़ी करेंगे। अंतःक्रियाओं के द्वारा? बिल्कुल नहीं। तो आपको शिक्षक की पूर्व तत्परता पर पहले ही कर लेंगे। शिक्षक जैसे ही हमारे कॉलेज में आएगा, एंट्री करेगा, तो पहले ही उसको हम करेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? शिक्षक की पूर्व तत्परता से। ठीक है, तत्परता में। अगले बात करते हैं, शिक्षण की प्रकृति होती है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? तो आपको कि शिक्षण सौद्देश्य प्रक्रिया का होना चाहिए, उसका पूरा जो उद्देश्य है वो डिपेंड होना चाहिए।
शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया का होना चाहिए। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया का होना चाहिए, विकास के थ्रू बात करें डेवलप होता रहे। तो आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा? फिर मैंने कहा ध्रुव की बात करेगा तो एमंडसन, देखो कहां पे बात करते हैं एडम्स, है ना, एडम्स एमंडसन, उस प्रकार से हमने निकाला था। अगले बात करते हैं शिक्षण की अवस्थाएं चरण होती हैं। शिक्षण की जो अवस्थाएं चरण होती हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं भाई। शिक्षण की जो अवस्थाएं चरण होती कितनी होती? 3। शिक्षण की अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? पूर्व तत्परता, अंतःक्रिया अवस्था, तत्परता बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 3 अवस्था में देखी थी ना, वही है। अगले बात करते हैं एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है, किसका होता है? एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में, एक पहले ये बताओ जो शिक्षा व्यवस्था है वो किसकी है? तो आपको कि राज्य की है ना, राज्य सूची में, तो राज्य यहां पर आराम से लगा देंगे। अगले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। जो सामाजिक अध्ययन है वो शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य? आपको कि मूल्यों के विकास से, चरित्र के विकास से, सामाजिक के विकास से, सबका विकास करेगा शिक्षक। तो आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप हैं। जो सामाजिक अध्ययन है उसमें शिक्षक के कौन कौन से रूप होने चाहिए? आपको कि नागरिक शास्त्र शिक्षक के रूप में, ऐतिहासिक के रूप में भी हो सकता है, भूगोल के रूप में भी हो सकता है, इंग्लिश के रूप में हो सकता है। तो आंसर सभी हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सह संबंध की व्यवस्था आवश्यकता होती है। जो सामाजिक अध्ययन है उसके शिक्षण में सह संबंध की आवश्यकता होती है, बताएंगे। तो आपको बोधगम्यता, व्यापकता, व्यावहारिकता, इन सभी में संबंध होना चाहिए सह संबंध शिक्षक का। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन में शिक्षक का विशेष सह संबंध होता है। जो सामाजिक अध्ययन होता है उसमें शिक्षक का विशेष सह संबंध होता है, किसके थ्रू? तो आपको हिंदी शिक्षण विषयों से, किससे? हिंदी शिक्षा विधियों से विशेष की बात कर रहा है, विशेष है संबंध। तो सामाजिक अध्ययन में, समाज के जो अध्ययन है, समाज को हम अध्ययन करवाने जा रहे हैं, समाज को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो किसमें चाहिए? जो हमारी मूल भाषा है, तो आपको हिंदी शिक्षण विषयों से, ठीक है। अगले बात करते हैं सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योग्यता होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योग्यता होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? आपको कि भाषा शिक्षण होनी चाहिए, साहित्यिक शिक्षण होनी चाहिए, रचना शिक्षण होनी चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी होनी चाहिए। अगले बात करते हैं, यहां देखेंगे कंडीशनिंग या अनुबंधनीय सिद्धांत के केंद्र में है। क्या होता है केंद्र में, ये बताना है। केंद्र में क्या है? तो आपको उत्तेजना प्रतिक्रिया है। क्या है? उत्तेजना प्रतिक्रिया। देखो बात करते हैं अनुबंधनीय, किसी को बांध दोगे, ऐसे आपको मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई अर्थ नहीं बता रहा हूँ कि अनुबंधनीय मतलब बंधन की बात कर रहा है, किसी को बंधन मान लिया तो आप क्या हो जाओगे? उत्तेजित हो जाओगे। तो उत्तेजना प्रक्रिया यहां से याद कर सकते हैं इस प्रकार से ट्रिक बनाकर। कल का विश्व कौन कहलाता है? तो हमने देखा था शिक्षक कहलाता है, दूसरी बार क्वेश्चन आया है। अगले बात करते हैं इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बासे वास्तविक और बासे बेल्स ने कहा है। किसने कहा है? बेल्स ने कहा है, ठीक है। अगले बात करते हैं उत्तम शिक्षण की विशेषता है। जो उत्तम शिक्षण है उसकी विशेषता क्या होती है? शिक्षा की योग्यता, शिक्षण कुशलता, शिक्षण की उपलब्धियां। तो आंसर क्या रहेंगे? उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। जो शिक्षण जो है ना, शिक्षण जो है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा है, एक पथ प्रदर्शन है, प्रोत्साहन है। तो बताएंगे किसका कथन है? किसका कथन है? तो आप कहोगे देखो बात करते हैं शिक्षण सीखना है। सीखना क्या है? एक प्रेरणा, एक दूसरे से प्रेरणा पा रहे हैं। पथ प्रदर्शन है, तुम्हारे पास से मेरे पास आ रहा है, टीचर के पास से हमारे पास आ रहा है। प्रोत्साहन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक दूसरे के बाद दूर में क्या रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको यहाँ पर बांटना, बटन को बटन मैंने कर दिया, मतलब बांटने की बात कर दी यहाँ पर याद करने के लिए। तो प्रेरणा, एक दूसरे से प्रेरणा दी जा रही है सीखने के लिए। बात करते हैं पथ प्रदर्शन हो रहा है, प्रोत्साहन हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बटन। इस प्रकार से याद भी हो गया हमें। अगले बात करते हैं शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण का अर्थ क्या होता है? शिक्षा देना, ज्ञान देना, पढ़ाना। तो आंसर क्या रहेंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगले बात करते हैं शिक्षण में छात्रचर्य क्या होता है? शिक्षण जो होता है उसमें छात्रचर्य क्या होता है? देखो अभी हमने शिक्षण चर की बात की थी, तो वो कैसा होता है? शिक्षण तो स्वतंत्र होगा,
अगर शिक्षण स्वतंत्र नहीं होगा तो भाई तुम बच्चों के बात करते हैं काबू में होगा तो कैसे पढ़ा लेगा भी। तो बात करते हैं यहां दे रखा है फिर शिक्षण में छात्र क्या होता है, छात्र चर होता है आश्रित। छात्र चर कैसा होता है, आश्रित। किन पर, तो आपको के स्वतंत्र चर पर, किस पर, शिक्षक पर। ठीक है, तो याद हो गया। अगली बात करते हैं, शिक्षण में पाठ्य वस्तु तथा विधियां चर है। शिक्षण में जो पाठ्य वस्तु हैं और जो विधियां हैं वो चर कैसी होती हैं, कैसी होती हैं भाई। देखो जब हमने स्वतंत्र चर की बात की थी तो वो तो हो गया तुम्हारा कौन, शिक्षक। आश्रित चर की बात करी, अध्यापक। अब जो पाठ्य पुस्तक हो गई, जो विधियां हो गई, वो कैसी हो जाएंगी, आपको हस्तक्षेप चर हो जाएंगी। टीचर हमको हस्तक्षेप करेगा, पढ़ाएगा लिखाएगा, हम किसी और बच्चे को हस्तक्षेप करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप चर। ठीक है, अगली बात करते हैं, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है, तो बताएंगे आंसर कौन सा हो जाएगा। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में जो हित प्रमुख होता है, किसका हित होता है, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित किसका होता है भाई, हित किसका होगा, पढ़े लिखेगा कौन, तो आपको किस, छात्र पढ़ लिखेगा। तो छात्र का ही तो हित हुआ कि छात्र जाएगा पढ़ेगा भी, उसका ही तो हित है, नहीं जाएगा मत पढ़े। अगली बात करते हैं, उत्तम शिक्षण की विशेषता है। उत्तम शिक्षण की विशेषता कौन सी है, तो आपको के शिक्षक की योग्यता, शिक्षण कुशलता, शिक्षक की उपलब्धियां। आंसर क्या रहेगा, उपयुक्त सभी। अगले बात करते हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था, किसने कहा था, तो आप कहोगे ये कहा था गेट्स ने। किसने कहा था, गेट्स ने कहा था, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगले बात करते हैं, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा, अधिगम जो है वो व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तर पर उत्तर, आप कहोगे ये किसने कहा था, तो आपको ये कहा था स्कंदर ने। इस कदर पढ़ा रहे हैं, उत्तर पर उत्तर मांग रहे हैं, तो इस प्रकार से याद हो गया स्कंदर। ठीक है, अगले बात करते हैं, इसको देखेंगे, वह सीखना जो व्यवहार के परिणामों से उत्पन्न होता है। वह सीखना जो व्यवहारों के परिणामों से उत्पन्न होता है। मान लेते हैं एक दूसरे से व्यवहार में आकर हम सीख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटा बड़ा कह रहा तो मैं भी सीख रहा हूं छोटा बड़ा, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, तो आप कहोगे ये कहलाता है ऑपरेट कंडीशनिंग। क्या कहलाता है, ऑपरेट, सॉरी अरे मैं भी कंडीशनिंग, उल्टा पढ़ रहा हूँ, ठीक कोई बात नहीं। तो आपको कंडीशनिंग, ऑपरेट, एक दूसरे को ऑपरेट करने की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल है ये, तो आराम से बनी गया। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पुनर्बलन जो सहज रूप से प्रबल करने वाले होते हैं। जो पुनर्बलन होते हैं वो सहज रूप से प्रबल करने वाले होते हैं, जैसे कि भोजन हो गया, गर्मी हो गई, पानी हो गया, कहे जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हम प्राथमिक प्रबलक कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राथमिक प्रबलक। भोजन, गर्मी, पानी, ये कैसे हैं, प्राथमिक प्रबलक। याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले बात करते हैं, आदतों के विकास से संबंध है। जो आदतों के विकास होते हैं उससे क्या संबंध है, तो आदत जो है वो क्या है, अनुबंधन है। कैसे हैं, अनुबंधन है। इनको आप बंधन में बांध सकते हो। तो आदतों के विकास से संबंध है क्या, अनुबंधन। ठीक है, अगले बात करते हैं, अनुबंधन के जनक कौन है, तो वो हैं अनुबंधन के इवान पेट्रोविच और पॉवलोव को, है ना, इवान पेट्रोविच पॉवलोव को। तो ऐसे याद करो, पॉवलोव मतलब पॉव माने पैर, पैरों को बंधन, है ना, तो पैरों को बंधन, इस प्रकार से हमें याद हो गया। तो इस प्रकार से 1 से 2 क्वेश्चन थे जो मैंने याद करने को आपको दिए, बाकी कोई क्वेश्चन मैंने याद करने को नहीं दिया, बाकी सारे मैंने याद करा ही दिए। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखो, सब याद हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये होता है अपना एजुकेशन 4 सेमेस्टर बिल्कुल खत्म। ठीक है, 8 की 8 यूनिट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, 8 की 8 यूनिट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, जाओ देखो पढ़ो। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ज़्यादा में ज़्यादा 700 क्वेश्चन है। 700 क्वेश्चनों में से अगर 100 क्वेश्चन आते हैं और इतना भी आप नहीं पढ़ना चाहते तो आपकी भाई बहुत दिक्कत है फिर आपके ऊपर, है ना। तो भाई इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन में तो बहुत पढ़ना पड़ता है, हद होती है ना। तो आप समझ सकते हो, अभी आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तो आप अभी पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। ये ना कहें कि 100 क्वेश्चन में ही मेरा काम हो जाएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ें, जितना ज्ञान हो सके उतना बटोर लें, अभी उतना बेहतर है।
जब तक एज नहीं हो रही तुम्हारी कंपटीशन के लायक। जितना एग्जाम के अंतर्गत जितना हो सके उतना बटोर लो, है ना, उतना बेहतर है, वरना आगे जाकर दिक्कत ही महसूस होती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।